अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका पेपर है होम साइंस का, तो सबसे पहले आज हम उसका सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमारा जो पेपर का डिजाइन है वो किस तरह से उस पेपर को डिजाइन करा गया है। आप देख लीजिए, आपका होम साइंस पेपर का कोड क्या है, 216। उसके बाद ये टोटल आपका 85 मार्क्स का है। 85 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है। उसमें से अगर आप 85 निकाल दें, कितने बच रहे हैं? 15। तो 15 नंबर का आपका क्या आ रहा है? आपका प्रैक्टिकल है। खैर वो तो एक चली गई ये बात। अभी हमारा वर्क है 85 मार्क्स पर। वो 85 हम कैसे लेंगे? टाइम है आपका 2.5 घंटे का। अब इसका वेटेज देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो होते हैं जो या तो एक वर्ड में या फिर एक लाइन में जिसका जवाब दिया जाता है। उसमें उसको भी उन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा है। नॉलेज बेस्ड, क्या समझा आपने, ये 21 नंबर के सवाल होंगे, यानी कि टोटल 25%। उसके बाद क्या समझा आपने, अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ ने क्या क्या समझी उस चीज को, दिस इज 43 मार्क्स के आएंगे ये बेटा, यानी कि 50%। क्योंकि होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके आसपास आपसे, आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करती हैं, जिसका आप खुद बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसमें आपने थोड़ा बहुत ही शायद इस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, क्योंकि उनको आप एक पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते होंगे। पर अब आपको जो आप काम नॉर्मल नाम काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप खाने को कैसे पकाते हैं और उसको पकाने के अलग अलग क्या तरीके हैं, वो आपने यहाँ देखे होंगे। पर वो आज सारे काम आप करते हैं पर उनके नाम चेंज हो गए, ठीक है। फिर आपका एप्लीकेशन, यानी कि आप उस जो आपने समझा पढ़ा उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल कैसे कर बनाते हैं उसको, वो भी 21 मार्क्स का है आपका, यानी कि 25 मार्क्स टोटल। अगर हम इसको मिला ले इट मींस 100 मार्क्स का, 100%। अब मॉड्यूल वाइज टाइम और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी देख लीजिए। आपका जो आपका जो होम साइंस है वो आपकी 2 बुक्स पर है मुश्तमिल। ये आप इस साल से जो हमारे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसमें ये सहूलियत आपके लिए करी गई है कि आधे कुछ चैप्टर्स जो हैं जिनको टीएमए में डाला गया है वो आप कर चुके, वो आपको उसके मार्क्स मिल गए होंगे। बाकी कुछ चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़े होंगे पूरे साल में, उसको किस तरह से उन्होंने डिवाइड करा है, उसको उन्होंने मार्क करा है लॉन्ग आंसर्स, जो लंबे जवाब आपको देने हैं। कितने मार्क्स के हैं वो? 5 मार्क्स के। और वो कितने सवाल आएंगे? 2 सवाल आएंगे, यानी कि 5-5 मार्क्स के 10 हो गए, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो 3 मार्क्स के हैं, ये आएंगे आपके 4। कितने मार्क्स के हैं ये? 3-3 मार्क्स के, यानी कि 1 2 3 4, 12 नंबर के हो गए ये आपके। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद वेरी शॉर्ट है जो बहुत छोटे हैं, यानी कि हो सकता है 1 और 2 लाइन्स, दे आर ऑफ 10 मार्क्स, तो ये आपके आएंगे 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 2 2 2, कितने हो गए ये? 10 क्वेश्चंस, 5, ये भी 2 मार्क्स के हो गए आपके, यानी कि 20 नंबर आपने ऐसे ही कमा लिए। सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक लगानी है, समझना है। फिर ये आपके कैसे हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है। फिर सब्जेक्टिव, यानी कि एमसीक्यूज में 1 मार्क्स के, 1 मार्क के किस तरह से आएंगे आपके? 1 मार्क के आपके आएंगे 19 सवाल, एक सवाल 1 नंबर का, ठीक है। फिर एमसीक्यू का मतलब होता है बेटा जहां पर आपको सवाल दिया जाता है, 4 जवाब देते हैं वो आप, ए बी सी और डी। जो भी जवाब सही होता है उसके आगे आपको टिक लगाना पड़ता है, या उसको आंसर शीट में आपको OMR शीट पे आपको उस जगह पर सर्कल करना होता है, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप 2 मार्क्स का ये है आपको, ये कैसे आएगा? या तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, खाली जगह पुर कीजिए, मिलाइए, मैचिंग करिए, या पैराग्राफ और केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एक आपको पैराग्राफ दे देंगे, वो उसको पढ़िए, उसके ऊपर कुछ सवालात देंगे उस पैराग्राफ के ऊपर और वो आपको हल करने होंगे और उसके जवाबात
उसी पैराग्राफ के अंदर होंगे या फिर आपको समझ के लिखने होंगे। फिर है आपका वन वर्ड क्वेश्चंस या फिर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। ये 2 मार्क्स के हैं, 12 सवाल आएंगे ये, ठीक है, 24 नंबर के। तो ऑब्जेक्टिव और ये मिलाकर टोटल 31 सवाल हैं आपके। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 31। और आपके मार्क्स यहां पर शो कर रहे हैं ये, ठीक है। टोटल 47, सॉरी बेटा 16। सब्जेक्टिव कितने हो गए आपके? 16 और 47, सॉरी 31। 16 and 31, 16 and 31 बिकम 47। तो आपके टोटल सवाल कितने हैं? 47, ठीक है। और मार्क्स कितने हैं? 85। समझ में आ रहा है? अच्छा जी। और 50% जो आपके सवाल आएंगे उसमें आपको चॉइस दी जाएगी। चॉइस यानी कि आपको एक चॉइस दी जाएगी जिसमें आप अपनी पसंद से ए या बी, एक ही सवाल के अंदर आप उसमें जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको उन्होंने कैसे मार्क करा है? डिफिकल्ट, मुश्किल सवाल कितने होंगे? 17। और वो 17 सवाल सिर्फ 20 मार्क्स के होंगे। 17 सवाल 20 मार्क्स के होंगे। एवरेज सवाल जो है वो 43 हैं, जो 50 नंबर के हैं, जो आपके आने ही आने हैं 50, क्योंकि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो सबसे आसान सवाल आएंगे आपके वो 25 होंगे, और ये हैं आपके 30 नंबर के। अगर मैं इन दोनों को भी काउंट करूं, 50 और 30, 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स के जो आपका पेपर है वो आपके 80 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए, क्योंकि उसमें एवरेज सवाल होंगे जो डे टू डे लाइफ के होंगे। खाना बनता कैसे है, कपड़े किस किस तरह के होते हैं, ये हम सवाल देख लेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए अब वेटेज देखें। आपकी किताब जो 2 किताबें थी उसमें हर यूनिट का आपके 9 यूनिट्स हैं, राइट। आपके 9 यूनिट्स हैं। उस 9 यूनिट्स में किस तरह से उन्होंने उसको डिवाइड करा है, कौन सा यूनिट ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है। खाने वाला यूनिट जो है ये 15 नंबर कैरी करता है। हेल्थ से रिलेटेड 12। उसके बाद आपके कपड़े कैसे होने चाहिए। उसके बाद आपका रिसोर्सेज, हमने रिसोर्सेज भी पढ़े थे। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसी भी बच्चे की, किसी भी इंसान की, किसी भी कंट्री की, कहीं की भी ग्रोथ कैसे होती है, क्या स्टेजेस होती हैं, ये सब पढ़ा है हमने, ठीक है। होम साइंस क्या है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये 2 नंबर का आएगा, डेफिनेशन आ जाएगी इसकी ज्यादा से ज्यादा, राइट। फिर हमारा घर कैसा है, क्या है, तो ये जो चैप्टर्स हैं और ये वाले सेक्शंस, इसका वेटेज ज्यादा है, यानी कि सवाल ज्यादा इन चैप्टर से आएंगे। फिर आर वैल्यूज आर राइट्स, दे आर ऑफ 4 मार्क्स। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा वेटेज है दोनों बुक से रिलेटेड, यानी कि बुक 1 एंड बुक 2, राइट बेटा। चलिए अब देखते चलेंगे हम अपना, ये हमें वेटेज समझ में आ गया है, वेटेज तो हो गया हमारा। अब वेटेज के साथ हम देखेंगे अपना चैप्टर, सॉरी वेटेज के साथ साथ हम देखते चलेंगे अपना सैंपल पेपर और उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहला सवाल देखते हैं हम। हमारा पहला सवाल है, एट व्हाट टेम्परेचर शुड यू फ्रीज मीट टू कीप इट सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा फ्रीजर ऐसा टेम्परेचर है जहां पर आप गोश्त को, मीट को फ्रीज करते हैं लॉन्गर टाइम के इस्तेमाल के लिए, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं आप, कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं। उन्होंने आपको बोला है फ्रीज करने के लिए क्या करेंगे। आपको एमसीक्यू में उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 1 मार्क का सवाल है आपका। उन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस, 51 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। ओके, आंसर ढूंढिए इसका, जल्दी बताइए मुझे आंसर क्या है इसका आंसर। हाँ जी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आपका सैंपल पेपर, जो आपका पेपर है इसका कोड है 216, मार्क्स आपके 85 हैं,
राइट। 2.5 घंटे का पेपर है। OMR शीट आप लोगों को भरनी आती है, कोशिश कीजिएगा कि आप सवाल कोई भी ना छोड़े, ठीक है, और सीरियल ऑर्डर में करिएगा सवाल, 1 2 3 4, ऐसा नहीं है आपको पहला सवाल आ गया, आपने कहा भाई ये आता है, बहुत अच्छा सा कर दिया आपने, उसके बाद आप सीधे आ गए 12वें सवाल पर, फिर आपको ख्याल आया यार 6 भी आता है, 6 कर दिया आपने, उसके बाद आपको ख्याल आया नहीं 9th भी आता है मुझको, वो भी कर दिया, फिर आप सीधे आ गए 18वें सवाल पर। तो इस तरह से जो चेकर होता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है, और फिर वो इतना अटेंटिवली भी आपका पेपर चेक नहीं कर पाता, ठीक है। बात ये भी है, दूसरी बात ये भी है कि अगर सीरियल ऑर्डर में अगर आप करेंगे, आप उस जगह को छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 3 4 5 सारे आपने सीरियल ऑर्डर में ही करिए, ये सेकंड नहीं आता, आगे बढ़ जाइए, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो आते जाते हैं उनके आंसर करते जाइए, ठीक है। ये 1 मार्क्स के एक एक वर्ड ही लिखना है आपको। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सीरियल ऑर्डर में करेंगे, पर किसी सवाल पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और छोड़ेंगे भी नहीं कोई सवाल बेटा, ठीक है, क्योंकि ये सारे बहुत आसान सवाल है। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 47 मार्क्स, 47 मार्क्स का पेपर क्वेश्चंस है इसमें टोटल। सारे सवाल कंपलसरी है जो आपको करने हैं, हर सवाल के आगे उसका मार्क्स दे रखा है, ठीक है। सेक्शन ए की अगर बात करें, सेक्शन ए में आपके 1 से लेकर 19 तक MCQ है, और MCQ सारे आपके कितने मार्क्स के? 1 मार्क के। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको ऑप्शंस दिया गया होगा, अभी हम देखते जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपको चॉइस होगी वहां पर, तो कोशिश कीजिएगा कंफ्यूज नहीं हुए आप। फिर आपका अगर हम इसी सेक्शन ए के अंदर बात करें, सेक्शन बी की, क्वेश्चन नंबर 20 to 31 ये ऑब्जेक्टिव सवाल है आपका, ठीक है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शंस। यहां पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी, कुछ बताया गया होगा, आपको वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मे बी वो एक लाइन का आंसर होगा, मे बी आपकी मैचिंग हो, आपका फिलअप्स हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइए, परेशान नहीं होइएगा। सेक्शन बी जो है आपका, इसमें आपके आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 to 41। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये हैं आपके 2 नंबर के, 2 मार्क्स, राइट। और इसका आंसर जो 2 नंबर के हैं, इसको कितने वर्ड्स में लिखना है? 30 से 50 में। एक लाइन में आपके कम से कम 10 लफ्ज आते हैं। अगर 30 का मतलब यानी कि 3 लाइनें, 30 का मतलब 3 लाइनें, और अगर 50 वर्ड्स में आ रहा है उसका जवाब, तो 5 लाइनें। समझ में आई बेटे? आ रही समझ में? फिर 40 to 45 आपके ये शॉर्ट आंसर हैं। शॉर्ट आंसर्स आपके 3 नंबर के आएंगे। उसके अलावा आपको ये 50 से 80 लफ्जों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 50 से 80 लफ्ज, 50 यानी कि 5 लाइनें, 80 यानी कि 8 लाइनें, क्योंकि नंबर आपके बढ़ गए। समझ में आ रही है बेटा? और लास्ट के 2 सवाल जो मैंने आपको अभी बताया था, ये 5-5 नंबर के होंगे, और 5-5 नंबर के सिर्फ 2 सवाल आते हैं, यानी कि ये 5 मार्क्स के हैं और सिर्फ 2 ही सवाल आएंगे, और इसको आपको 80 से 120 वर्ड्स में लिखना है। नो कंफ्यूजन, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ रहा है। और सबसे बात बताते चलूं कि होम साइंस बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान। ये हमारी डे टू डे लाइफ में है। हम घर में रहते कैसे हैं, गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्या वजूहात हैं, ठीक है, ये कपड़ा हमें क्यों आराम देता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, किस तरह का खाना खाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते चलते हैं। पहला सवाल है हमारा, कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है, व्हाट टेम्परेचर शुड यू फ्रीज मीट। आप गोश्त को कौन से टेम्परेचर पर फ्रीज करेंगे लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। बकरीद पे करते हैं, आने वाला सीजन हमारा आ रहा है, हमारा फेस्टिवल जो आ रहा है, हम करके रखते हैं फ्रीज, पर उसके लिए हम क्या करते हैं उसको, उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो, उससे कम, बिलो का मतलब होता है उससे कम, 10 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, फिर 51 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस जो है ना बेटा, ये सी लिखा हुआ है, ये तापमान कह लीजिए, या पारा बताता है, पारा। हम कहते हैं ना आज गर्मी बहुत है, पारा बहुत चढ़ा हुआ है, यही वाली बात कहते हैं ना कि पारा बहुत चढ़ा हुआ है, गुस्सा आ रही है, आज दिमाग बड़ा गर्म हो रहा है, यानी कि इनका टेम्परेचर बहुत ऊपर गया हुआ है।
अब अगर 100 डिग्री सेल्सियस है और उससे ऊपर है तो यानी कि गर्मी बहुत हो रही है, तो भाई गर्मी में मैं फ्रीज करूंगी गोश्त। ये सारी हमारी घरेलू चीजें। आप सिंपली ये चीज देखिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। हम जब भी तापमान की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, आज गर्मी है, ठंड है, क्या है, हम उस हिसाब से बात करते हैं ना। अगर गर्मी ज्यादा है तो पारा चढ़ रहा है, ठीक है, और अगर ठंड बढ़ रही है तो नीचे की तरफ जाता है। ये जमा और घटा का निशान तो आपने पढ़ा होगा, हिसाब में पढ़ा होगा ना, है ना। तो यहां पर मुझे ये बताइए, गोश्त को अगर मुझे फ्रीज करना है, कौन सा टेम्परेचर? वेरी गुड, यू आर वेरी राइट, 0 डिग्री सेल्सियस। और आप ये देख लो इसके मार्क्स कितने हैं, 1 मार्क्स, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आंसर नहीं आता तो आपको सिर्फ नंबर लिख के जगह छोड़ देना उसकी, पर आपको आंसर शीट में क्या लिखना पड़ेगा, जहां पर ए बी सी और डी लिखा हुआ होगा ना, ए को आपको उसके OMR शीट को सर्कल कर देना, पूरा फिल कर देना। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ना? चलो जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। When black pepper adulterated with papaya, अच्छा आप देखते हैं आजकल मिलावट बहुत हो रही है। एडल्ट्रेटेड कहा जाता है मिलावट को। काली मिर्चों के लिए किस चीज की मिलावट करते हैं, कुछ पता है? हाँ जी, काली मिर्चों के लिए किसकी मिलावट होती है? उन्होंने बोला बिल्कुल पपीते के बीज। पर हम मिलावट की शनाख्त कैसे करेंगे? मिलावट की शनाख्त कैसे करेंगे? मिलावट की शनाख्त का कोई आइडिया? ये तो पता चल गया पपीते के बीज। उन्होंने बोला है, हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है ब्लैक पेपर विद फ्लोट ऑन वाटर। अगर ब्लैक पेपर है यानी कि काली मिर्च को ब्लैक पेपर कहा जाता है। अगर काली मिर्च है तो वो तैरेगी ऊपर, पर हमें तो मिलावट चेक करनी है, काली मिर्च थोड़ी चेक करनी है। दूसरा है पपाया सीड्स विल सेटल डाउन। सेटल डाउन यानी कि वो नीचे बैठ जाएंगी, जो पपीते के बीज हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, पपाए के जो सीड्स होते हैं ना, बीज, वो तैरने लगते हैं। इसी से आपको पता चल जाता है कि काली मिर्च में क्या है, मिलावट है, एडल्ट्रेटेड मिलावट। अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल पर। तीसरे, देखिए बेटा, तीसरे सवाल में उन्होंने आपको 1 और 2 सवाल दिए हैं, ठीक है, और आपको दे दी उन्होंने चॉइस, या तो ये करो या ये करो। हम दोनों कर रहे हैं, पर आप मत करिएगा दोनों, आप सिर्फ एक करिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता हो, ठीक है। यू आर प्लानिंग अ कैंपेन ट्रिप एंड नीड टू पैक फूड दैट विल लास्ट। आप कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं, खाना आपको पैक करना है। इसलिए पैक करना है ताकि वो खाना आप देर तक इस्तेमाल कर सकें या देर तक खा सकें। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्फ लाइफ, फूड इज रिलेटेड टू शेल्फ लाइफ। आपने पढ़ी होगी वो खाना, हम जब कोई चीज बाजार से खरीदते हैं तो हम उस पर क्या चीज देखते हैं, वहां पे 2 चीजें लिखी हुई होती हैं। एक लिखा हुआ होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक लिखा हुआ होता है एक्सपायरी डेट। होता है ऐसा लिखा हुआ, 2021 में बना था, 2025 में एक्सपायर हो जाएगा। और अगर 2000, ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी, अगर दूसरा प्रोडक्ट है वो 2021 में बना था और 23 में एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं कौन सा वाला खरीदूं, ये वाला खरीदूं या ये वाला खरीदूं? मैम सबसे पहले हम उसके एक्सपायरी डेट खरीदेंगे, उसके बाद ही हम चीज खरीदेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। वो क्या बताती है, वो उसकी शेल्फ लाइफ बताती है बेटा, हम उसको कितनी देर तक रख सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने यही पूछा, द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ फूड इज रिलेटेड टू, उसके लिए क्या है, टाइम लिमिट फॉर विच फूड कैन बी यूज्ड, यानी कि वो टाइम लिमिट जितनी देर तक वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है मैं खरीद के ले आई और 2 महीने बाद पता चला जी वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि मैंने उसकी क्या चीज चेक नहीं करी, एक्सपायरी डेट चेक नहीं करी। फूड आइटम्स में सबसे पहले यही चीजें चेक होती हैं। अच्छा, एक तो हमने कर लिया, चॉइस दे रखी है, हम नेक्स्ट भी करके देखते हैं। रेफ्रिजरेशन इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। आपने जब प्रिजर्वेशन पढ़ा होगा, केमिकल्स के जरिए भी हो सकती है प्रिजर्वेशन, यानी कि हम चीजों को उनमें कुछ ऐसी चीजें डालते हैं, या चीनी का इस्तेमाल करते हैं, या तेल का इस्तेमाल, या मसालों का इस्तेमाल करते हैं, या सिरके का इस्तेमाल करते हैं, जिनके जरिए हम खाने की चीजों को देर तक रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज,
एक पॉपुलर मेथड है, ये हम जानते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज इन्वॉल्व इन इट? कौन सा तरीकाकार रेफ्रिजरेटर की मदद से होता है? उन्होंने 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। रिडक्शन ऑफ पीएच, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स और रिमूवल ऑफ वाटर। अभी हमने पहले सवाल में क्या करा था, क्या होगा? वो वाला शुरू में क्या सवाल? फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो है जिसमें रखकर हम खाना, गर्मियां हो गई हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, खाना सड़े नहीं, देर तक कायम रहे, ठीक है, हमने फ्रिज का इस्तेमाल करा, खाना पकाया और उसको फ्रिज में रख दिया। उससे क्या होता है, तो वो देर तक कायम रहता है और खराब होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या हम उसमें कोई चीज मिला देते हैं? कोई चीज मिलाते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं मिलाते, कम हो जाता है, यानी कि लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, है ना। हमने गोश्त को भी फ्रिज में रख के फ्रीज करा था, क्लियर है जी। चलिए जी, दिस इज क्लियर टू यू। आ जाइए 4th क्वेश्चन। आपकी बहन ने, उनके पास एक पैकेट है कैरेट्स का, ठीक है, गाजर का और गोभी का फ्रीजर में, बट इट गॉट स्पॉइल्ड, यानी कि स्पॉइल, वो खराब हो गया, सड़ गया, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद वो सड़ गया। उसका रीजन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? उन्होंने 4 रीजन दिए हैं आपको। या तो आपकी बहन ने उसको एक साथ मिक्स करके डाल दिया होगा, इस्तेमाल करा होगा और इस्तेमाल करके उसमें डाल दिया होगा, ठीक है। शी स्टोर्ड देम इन अ स्ट्रॉन्ग पॉलिथीन बैग, या बहुत ही टाइट सी पॉलिथीन बैग में करके रख दिया होगा जिसमें कुछ एयर नहीं रही होगी। शी रिमूव द एयर फ्रॉम द पैकेट, या तो उन्होंने उसमें से सारी हवा निकाल दी होगी जिस पैकेट में रखा होगा सील करने से पहले, या उन्होंने स्टोर करा होगा एक ही पैकेट में दोनों चीजों को। क्या करा होगा, क्या कर सकती हैं? देखिए, ये आपको उन्होंने 4 बातें बताई, पर आपको जवाब उन्होंने यहां पर दिया है, जवाब आपको उन्होंने यहां पर दिया है। वो कह रहे हैं इनमें से 2 बातें सच्ची हैं। कौन सी 2 बातें सही हैं जिसकी वजह से वो गाजर और गोभी खराब हो गई? तो ये है कि उन्होंने दोनों चीजों को साथ मिला दिया होगा, और दूसरा उन्होंने फ्रीजर को ज्यादा करके बांध दिया होगा जिससे हवा अंदर नहीं गई होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 आंसर इज करेक्ट एंड 1 आंसर इज रॉन्ग। शी केप्ट थ्रोइंग एंड पुटिंग इट बैक आफ्टर यूज, उन्होंने इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसको उसी में डाल दिया होगा, ठीक है। दूसरा है इसका जवाब आपका, शी स्टोर्ड देम इन अ 1 लार्ज पैकेट, दोनों को एक साथ ही बांध दिया होगा, ठीक है। तो आपका 1st and 4th इज करेक्ट। यहां पर 1st and 4th कहीं पे शो कर रहा है जी? जी जी बी, अच्छा जी, चलिए एक दफा और देख लेते हैं। वी विल सी वन मोर टाइम द आंसर 2nd and 4th। बताइए, बाकी सबका यही है जी, बताइए। डी, लेट मी चेक, 1 and 4, yes, the answer is this one, correct? समझ में आ गया? यस मैम। चलो अच्छा बेटा। The gap of time between the entry of germs into our body and the appearance of symptoms of a disease is known as, जब तक हमारे जिस्म में कोई ऐसा कीटाणु या कोई ऐसा वायरस चला जाता है, जैसे हम बाहर का खाना खा लिया, खराब पानी पी लिया, कोई ऐसी चीजें खा ली हमने, तो फौरन तो हमारी तबीयत खराब नहीं होती, 1 आध दिन बाद होती है, खराब होता है ना ऐसा। तो वो टाइम पीरियड जो होता है जिसमें वो जो वायरस है वो हमारे जिस्म में गया, जर्म्स, ठीक है, गंदे हाथों से हमने कुछ खाया तो, या बाहर की चीज खा ली, और वो हमारे, और उसके बाद उसने अपने लक्षण दिखाने शुरू करे, अपीयरेंस, हमारी उस बीमारी ने उसके लक्षण दिखाने शुरू हुए, यानी कि हमें मोशंस आने शुरू हो गए, हमें वॉमिटिंग्स शुरू हो गई। तो वो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, क्यूरेशन पीरियड, या रेस्टिंग पीरियड?
यानी कि वो जर्म्स कुछ दिन आकर हमारे जिस्म में रहे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अंदर की चीजों में कुछ थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस करी और उसको खराबी करी। उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहते हैं उसको? इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, आपने देखा है ना, जब छोटा बेबी बॉर्न होता है कभी कभी वो बहुत कमजोर होता है तो उसको मां से अलग रखा जाता है, उसको कहा जाता है मैम वो बच्चा इंक्यूबेटर में है, वहां रखा गया है कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी यही चीज है। ओके, चलिए। लास्ट वीक शांति एट स्ट्रीट फूड। भाई पिछले हफ्ते शांति ने सड़क का खाना खाया, चटोरी थी, उन्होंने खा लिया पसंद से। शी नाउ हैज ड्राई व्हाइट कोटेड टंग। अब उनकी जबान क्या हो गई है? बिल्कुल सफेद हो रही है उनकी जबान, ऐसा लग रहा है कुछ कोट उनकी जबान पे लगा हुआ है। ठीक है, कोई परत सी है और उनके सर में बड़ा जबरदस्त सर में दर्द हो रहा है। तो आपके हिसाब से उनको क्या तकलीफ हुई? क्या? हाँ जी, देखिए 5वां सवाल जो हमने अभी करा था इंग्लिश में, देख लीजिए यहां पर। हमारे जिस्म में जरासीम के दाखिल होने और बीमारी की अलामत के जाहिर होने के दरमियान वक्त के वक्फे को क्या कहा जाता है? ठीक है, उस वक्त के वक्फे को क्या कहा जाता है? उन्होंने यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। उन्होंने बोला है सही ऑप्शन का इंतखाब करें। इंट्यूशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, क्यूरेशन पीरियड या आराम की मुद्दत। हमारे जिसमें वो जो जर्म्स चले गए वो हमारे जिस्म में आराम नहीं करते, वो क्या करते हैं? इंक्यूबेट करते हैं वो। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो। ये आंसर बी वाला जो आंसर है वो इसका सही जवाब है। आ रहा है समझ में? अभी क्लियर है? चलो अच्छा, देखिए पिछले हफ्ते शांति ने स्ट्रीट फूड खा लिया, कह ले तो आप, उसने लौंग चूड़े खा लिए या गोलगप्पे या टिक्की वगैरह बाहर से खा ली। अब उसकी जो खुश्क सफेद एक परत है वो उसकी जबान के ऊपर आ गई है, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द भी हो रहा है। आपके हिसाब से वो कौन सी तकलीफ में, कौन सी बीमारी में मुब्तला हो गई है? तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन्होंने बोला है पहला है हैजा, दूसरा है टाइफॉइड, फिर है हेपेटाइटिस, ठीक है, और डी है आपका इस्तेहसाल, इसहाल। ठीक है, बताइए, पढ़ा है आपने? कौन सा है? ऑप्शन ए हैजा हो गया। उसको उल्टियां थोड़ी हो रही हैं, उसकी जबान जो है वो सफेद, उस पे परत आ गई है बेटा, और सर में दर्द हो रहा है उसके। यानी कि उसको क्या हुआ है? उसको हुआ है टाइफॉइड। ठीक है, उसको क्या हुआ है? टाइफॉइड। ये है आपकी तपेदिक। तपेदिक यानी कि टीबी। टीबी एक बीमारी, आपने सुना होगा इसका नाम। इसमें मुब्तला खानदान के किस फर्द की खुराक में अमीर होना चाहिए? क्या है ये? वेरी गुड, रेस। यानी कि अगर किसी खानदान में कोई एक फर्द टीबी की बीमारी में मुब्तला है तो उसको खाने में कौन सी चीज ज्यादा देनी चाहिए? ठीक है, खाने में किस चीज को ज्यादा रखा जाए जिससे उसकी कमी पूरी हो? ठीक है, जिससे उसकी कमी पूरी हो। उन्होंने इसका आपको ऑप्शन दिया है आयरन की कमी की वजह से ऐसा होता है। नहीं, आयरन की कमी से तो क्या होता है? कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से, या कार्बोहाइड्रेट की कमी से। 4 ऑप्शन दिए हैं। टीबी की बीमारी है किसी को और उसको हमें ऐसा खाना देना है जिससे उसकी ये कमी पूरी हो और वो इस बीमारी से बाहर आ जाए। उसके लिए हमें क्या देना है उसको? कैल्शियम। क्लियर है बेटा? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, चलने फिरने में परेशानी होती है। टीबी की बीमारी ऐसी बीमारी होती है। राइट? इज इट क्लियर टू यू? आयोडीन से क्या होता है? आयोडीन से क्या होता है? आयोडीन, हम ऐसा नमक इस्तेमाल करते हैं ना आयोडीन में जिससे हमारी भरपूर मात्रा में हमें वो चीज मिले और उसकी कमी ना हो। नहीं तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? गला फूल जाता है, ऐसी बीमारी होती है ना, पढ़ा होगा ना आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदरजा झेल में से कौन
एड्स या एचआईवी इंफेक्शन नहीं फैलाता। ठीक है, आप सवाल सुनिए, उन्होंने बोला है नहीं फैलाता, ये नहीं पूछा कि कौन फैलाता है, कौन नहीं फैलाता। एक ही टॉयलेट सीट का इस्तेमाल, ठीक है, अगर एक ही टॉयलेट सीट पे कोई है और वो भी वहां पे वॉशरूम कर रहा है, फारिग हो रहा है, तो उससे फैलता है? नहीं। मुतासिरा सुइयों का इस्तेमाल, यानी कि एक दफा सुई किसी के इंजेक्शन लगा दिया और उसी सुई का दोबारा इस्तेमाल करा और बाई चांस वो एचआईवी पेशेंट है, तब होता है? या सी मुतासिरा जिस्मानी रतूबतों का तबादला, यानी कि आपका फिजिकल कांटेक्ट से होगा, या फिर उन्होंने बोला फोर्थ वन, मुतासिरा मां से बच्चे तक। अगर मां को एचआईवी है तो क्या बच्चे को भी होगा एचआईवी? पर उन्होंने बोला है जिससे इन्फेक्शन नहीं फैलता। कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ जी बेटा, मुतासिरा सुइयां अगर इस्तेमाल होती हैं जब भी फैलता है, ठीक है, जिस्मानी रतूबत इससे भी फैलता है। मुतासिरा अगर मां को है तो बच्चों को भी ऑटोमेटिकली होगा। एक ही टॉयलेट, यानी कि इससे नहीं फैलता। ऑप्शन ए, वेरी गुड, ऑप्शन ए। चलिए, सफेद कपड़े भीगने पर पीले हो जाते हैं, क्योंकि वो बताइए, ऐसा होता है? क्यों हो जाता है ऐसा? वो पीले क्यों हो जाते हैं? बताइए, एनी आइडिया? उनको आपको ऑप्शन दिया है उन्होंने, आधे घंटे के लिए भीगा हुआ इस वजह से पीला होता है, नहीं। रंगीन कपड़ों से भीगा हुआ इसलिए पीला होता है, सी है रात भर भीगा हुआ, डी है रंगीन कपड़ों से मजबूती से भीगा हुआ। ऑप्शन डी, रंगीन कपड़ों से मजबूती से भिगो। क्या मैं गांठे लगा लगा के भिगोऊंगी भाई उसको कपड़ों में? सफेद कपड़े को बीच में रख दूंगी और सारे कलर कपड़े उसके ऊपर? नहीं ना। हो सकता है मैं क्या करूं, मैं रंगीन कपड़ों से और उसको व्हाइट ड्रेसेस को दोनों को साथ भिगो दूं, इस वजह से ऐसा हो सकता है। राइट बेटे, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, होता है ना। अच्छा, यहां पर ये आपका सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर है आपका ये 10, ठीक है। और यहां पर उन्होंने फिर आपको चॉइस दे दी है, या तो ये करो या ये करो। तो आपको कितने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको चॉइस मिल रही है। उन्होंने बोला है बोरिक्स के इस्तेमाल से कौन से 2 दाग मिटाए जाते हैं। एक बोरिक्स, आपने केमिकल का इस्तेमाल करा होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। उन्होंने पूछा इससे कौन से 2 दाग मिटाए जाते हैं? चाय, सियाही, कॉफी या पान की पत्ती? किसके दाग मिटाए जाते हैं? और उसके बाद उन्होंने आपको, देखिए ये तो आपको उन्होंने अलग अलग बातें पूछ ली, उसके बाद उन्होंने आपको सही इंतखाब के लिए कुछ बात बताई। उन्होंने बोला है, क्या बोला है? इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड हियर, आई कांट से एनीथिंग। देखिए उन्होंने बोला है 2 ऐसे धब्बे जो बोरिक्स की मदद से मिटाए जाते हैं, ठीक है। चाय का दाग हो गया, सियाही का हो गया, कॉफी का हो गया, या पान, जो पान खाते हैं उनके कपड़ों पर भी दाग लग जाते हैं। तो कौन से 2 चीजें हो गई ऐसी? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कॉफी। ऑप्शन सी, वेट लेट मी सी, वी हैव ऑप्शंस बट हमें हर एक के पास हमारे 2 आंसर्स हैं, राइट। तो हमें यही चीज देखनी है, किस चीज से? सी, yes you are right, option C, and option C is first and third, यानी कि चाय का दाग और कॉफी का दाग ऐसा है वो बोरिक्स की मदद से मिटाया जाता है। ओके, यू आर राइट। और ये सवाल कितने मार्क्स का है? ये सवाल 1 नंबर का है, राइट। चलिए जी, आ जाइए। What else can you do to save energy while cutting vegetables at the same time? अच्छा जी, उन्होंने आपको यहां पर भी 2 ऑप्शन दिए हैं। सर प्लीज स्विच इट टू द उर्दू वन। यहां पर आपका अगला सवाल है, आप एक ही वक्त में सब्जियां काटते हुए तवानाई बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं? ठीक है, अम्मी को आपने देखा होगा एक वक्त में 2-2 3-3 काम करती हैं, खाना चढ़ा हुआ है, रोटी पक रही है और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं।
होता है, नोट करिए ये सारी चीजें, और आपसे भी करवाती हैं ऐसा, है ना। तो यहां पर उन्होंने बोला है लहसुन को छीले। भाई सब्जियां काट रही हूं, एक वक्त में 2 काम तो नहीं कर सकती मैं, ये वाला तो नहीं हो सकता। आटा गूंदे, ये भी नहीं हो सकता भाई। बर्तन धोए, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? अंडे उबाले, अंडे उबल सकते हैं? उबल सकते हैं ना अंडे, क्योंकि मैं वहां पे खड़ी भी नहीं हूं। मैं अंडे बॉईल करने के लिए रख दूं और इतनी देर में मैं सब्जियां चॉप कर लूं, कर सकते हैं, राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहां पर फिर आपकी चॉइस है, या का मतलब चॉइस, और अगर और का इस्तेमाल करा गया है यानी कि ये भी करो और ये भी करो, पर या का मतलब है चॉइस, आपकी पसंद, ये वाला करो या ये वाला करो, एक छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी नहीं तो। फिर है मंदरजा झेल सरगर्मियां करने की सही तरतीब कौन सी है, यानी कि उन्होंने आपको कुछ काम बताए हैं, आपको उसको बताना है, पहला क्या करेंगी, दूसरा क्या करेंगी, तीसरा क्या करेंगी, राइट। तो आपको वो सारी चीजें ऑर्डर में करनी है। और वो क्या ऑर्डर है आपका? सबसे पहले तो देख ले क्या चीज है। बर्तन धोना, कचरा फेंकना, उसके बाद प्रेशर कुकर को खाली करना, चौथा है आपको चूल्हा साफ करना। कौन बताएगा भाई क्या क्या कर सकते हैं? पहले पहले कचरा फेंकेंगे। अच्छा भाई, मैंने प्याज काटी, कचरा फेंक दिया, उसके बाद क्या करूंगी? फिर मुझे आलू का ख्याल आया, हरी मिर्च का ख्याल आया, फिर मैं वो काटूंगी। अम्मी क्या करती हैं? आपके मदरसे के जो कुक हैं वो क्या करते हैं? आपने उनको देखा? सबसे पहले वो कचरा ही फेंक देते हैं। बताइए, सबसे पहले कचरे फेंकते हैं वो? पहले काटते हैं। वेरी गुड। थर्ड वन, फोर्थ। देखिए आपका ऑप्शन है बी हियर, द ऑप्शन इज बी, थर्ड, फोर्थ, 1 एंड 5। अब उन्होंने क्या बोला आपको? पहला काम क्या करना है जी? पहला काम है प्रेशर कुकर को खाली करना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? चूल्हा साफ करना, ऐसा ही होता है। उसके बाद सारे बर्तन कहां ढेर हो रहा है? कहां ढेर हो रहा है सारे बर्तन? सिंक में। ये आपका तीसरा ऑप्शन है, आ गया। और आखिर में क्या करते हैं? कूड़े की थैली बांध के रख दी, सुबह डलवानी है, स्वीपर आके लेके जाएगा, हो गया काम, राइट। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 उम्र लड़कियों और लड़कों में दर्जे झेल में से कौन सी जिस्मानी तब्दीलियां मुख्तलिफ होती हैं? यानी कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं, 9 उम्र में जा रहे होते हैं उस कैटेगरी में, तब आपके अंदर या उन बच्चों में क्या चेंजेस पहले आते हैं? सही ऑप्शन बोलो है कद में इजाफा, चेहरे के बाल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, या पिंपल्स पहले आते हैं। कौन सी चीज पहले आती है? क्या चीज पहले आती है? एनी आइडिया? नो आइडिया जी। कद बढ़ जाता है। देखो बेटा, ये डिपेंड करता है हेल्थ वाइज भी, और कुछ हार्मोन वाइज भी डिपेंड करता है ये। पर कुछ लोगों के कद नहीं बढ़ते, पर वो वैसे बड़े हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है ये, है ना। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कद में इजाफा एकदम नहीं होता, कुछ लोगों का बहुत जल्दी इजाफा होता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है, ठीक है। पिंपल्स भी हम कह सकते हैं, कुछ लोगों के स्टार्ट जी, पिंपल्स की ऑप्शन बी है मैम, चेहरे का जी, चेहरे की ऑप्शन जी, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे पहले चेंजेस आते हैं। अगेन यू हैव एन चॉइस, वो करिए ये करिए। शामिल होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जब बच्चे अपने साथी दोस्तों के साथ बैठते हैं
तो वो किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व ज्यादा होते हैं? चोरी चकारी में, मादे का गलत इस्तेमाल, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, देन सिगरेट नोशी, या गेम्स खेलते हैं। क्या करते हैं जब उनको अपने पेयर ग्रुप्स के साथ बैठते हैं? तो सबसे पहले क्या? Option D. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि गेम्स खेलते हैं। यू आर राइट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वालिदैन को अपने अंदर खुद एतमादी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? यहां बात हो रही है आपके पेरेंट्स की, ठीक है, आपके पेरेंट्स की। बच्चे में उन्हें मुकम्मल बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा करने के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए? उन्हें मुकम्मल आजादी दे दें, उनके साथ मेयारी वक्त गुजारें, क्वालिटी टाइम। थर्ड ऑप्शन, सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए उनकी हौसला अफजाई करें। देन द लास्ट इज, उनकी गलतियों पर उन्हें डांटे। क्या करना चाहिए माँ बाप को? आपके माँ बाप ने आपके साथ क्या करा वो बताइए। मैम ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है, पर देखिए उन्होंने हमें 4 सवाल देकर, 4 जवाबात देकर उन्होंने बोला उनमें से 2 सही हैं। उन्होंने बोला हमें इसमें 2 सही हैं, अब वो आप ढूंढिए। अब उन्होंने बता दिया, पहले में उन्होंने बोला कि फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, दूसरे में बोला कि थर्ड, यस, अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस, सम रॉन्ग आंसर्स आर रिटन हियर। तो अब उन्होंने क्या क्या बोला है? उन्होंने बोला है, उनका कहना है, क्या कहना है? थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ये वाला ऑप्शन, दिस इज सेकंड एंड थर्ड, यानी कि उनके साथ मयारी वक्त गुजारें, बच्चों को पूरा टाइम दे। जब बच्चों को पूरा टाइम मिलता है तो बच्चे अपने माँ बाप से जुड़ते हैं और उनका एतमाद डेवलप होता है। तीसरा, सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए उनकी हौसला अफजाई करें, उनको आगे बढ़ाएं और उनको ये बताएं अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करना, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड एंड थर्ड, ये आपका बी है। यहां पे कुछ थोड़ा सा चेंजेस हैं बेटा, इसलिए मैंने इससे नहीं बताया आपको आंसर। हम अब कुछ ऐसे सवालों पर जा रहे हैं, ये आपको ऐसे सवाल समझ में आ गए होंगे और ये सारे आपके, फॉर एग्जाम्पल वी वर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 17। जी 17 में आपका सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा मेयारी निशान जाली नहीं है? और आपको ये ऐसे 4 ऐसे ISI के निशान यहां पे शो कर रहे हैं वो, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इज डी, डी, दिस इज डी। यहां पे दाल लिखा हुआ है तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहां पर सिर्फ अप्रूव्ड लिखा हुआ है पर यहां पे कोई नंबर नहीं है इसका, यहां पर आपको नंबर्स ही क्लियर नहीं है। एंड हेयर ऑल्सो यू डोंट हैव एनी क्लियरिटी, बहुत ही ब्लर है, पर यहां पर आपको ISI उसका एक नंबर यहां पर क्लियर है, कोड क्लियर है यहां पर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके अलावा अगर हम आते हैं अपने अगले सवाल पर, हमारा अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 21। यहां पर है आपका सवाल, इसमें दर्ज झेल बयानात के खिलाफ सही और गलत लिखे, यानी कि अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, ये आपको बताना है। बिकॉज ये असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट आपको दे देते हैं। उन्होंने बोला है अचार में, उन्होंने क्या बयान करा है, अचार में मसाले का इजाफा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको तेजी से बढ़ने देता है, मसाले उसको बढ़ने देते हैं, ये उन्होंने बताया है। अब उसका बयान क्या करा है, स्क्वैश बनाते वक्त हम महफूज करने के लिए तेजाब और बहुत सी चीनी इस्तेमाल करते हैं। भाई तेजाब कौन इस्तेमाल करता है? वी आर नॉट यूजिंग तेजाब, वी आर यूजिंग एसिड्स, राइट। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। अब उन्होंने इसका जवाब क्या दिया है, देखिए बेटा, यहां पर उन्होंने आपको ट्रू और फॉल्स करना है। 2 नंबर का सवाल है, स्टेटमेंट आपको दे दी उन्होंने, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, 4 स्टेटमेंट दिए, आपको आंसर बताना है इसका। एडिशन ऑफ स्पाइसेस टू पिकल अलाउज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो क्विकली, यानी कि किसी भी अचार के अंदर आप मसाले बहुत सारे इसलिए डालते हैं ताकि जो उसको सड़ाने वाले
कीटाणु हैं वो ज्यादा जल्दी बढ़े। सही या गलत? आपने देखा अम्मी उसमें डालती है तो क्या उससे सड़ जाता है वो अचार? नहीं ना, उससे महफूज रहता है। तो इसका जवाब है गलत, ये गलत बात है, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला व्हेन मेकिंग स्क्वैशेस, जब अम्मी आपका आम पन्ना बनाती हैं और दूसरे आपके शरबत तैयार करती हैं, उन शरबतों में क्या एसिड डालती हैं या बहुत सारी चीनी डालती हैं उसको करने के लिए? वो डालती है ना, ताकि वो देर पास इस्तेमाल रहे। सही बात है ये। फिर है आपका स्टेरिलाइजेशन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा जब अचार बनते हैं तो आपकी अम्मी मर्दबान वगैरह को गर्म पानी में खूब उबालती हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, छोटे बच्चों की जब फीडर खराब हो जाती है, हर 2 दिन बाद जो भी आपके यहाँ एक छोटा बेबी होता है उसकी मम्मी क्या कर रही होती है, उसको बॉईल कर रही होती हैं, स्टेरिलाइज कर रही होती हैं, स्टेरिलाइज। और आपने ये चीज कहां भी देखी होगी? हॉस्पिटल्स में भी देखी होगी। तो क्या उससे उसके अंदर कीटाणु जल्दी बढ़ने लगते हैं? उन्होंने बोला है इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं या घट जाते हैं? हाँ जी, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। घट जाते हैं। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, और हम बात कर रहे हैं ये तो फिर ये क्या है? ये गलत है, एफ, राइट। चौथा है रेफ्रिजरेशन रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम फ्रिज में चीजें इसीलिए रखते हैं ताकि वो हम लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सके। सो दिस इज अ ट्रू आंसर आपका। फिर आपका मैचिंग आ गया है यहां पर। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कौन सा है जो नेचुरली आपकी चीजों को प्रिजर्व करता है? वो है आपका सॉल्ट। नमक के जरिए आप चीज को प्रिजर्व करते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या है आपका? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट। उसके बाद डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब किसी चीज में से सारी नमी निकल जाती है। मॉइस्चर नमी को कहते हैं ना, सर्दियों में मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। उसके अलावा इंक्रीजिंग टेम्परेचर कब होता है? जब धूप बहुत बढ़ जाती है। जी सर, आपने अपनी तिपाइयों पे रख दिया। तो इसका ऑप्शन उन्होंने, देखिए यहां पर आपने मैचिंग करी और उन्होंने क्या उसका जवाब बताया है आपको? इसका जवाब आपको उन्होंने बताया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। द आंसर इज दिस। अब देखिए ये सवाल जो है आपका 22वां सवाल, ये 2 नंबर का सवाल है। इसमें उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब, यानी कि इनमें एसर्शन में और रीजन में, वजह में कौन सा ताल्लुक सबसे बेस्ट है। ठीक है, कोई बात कही गई है और उसका ताल्लुक आपको बताना है। उन्होंने बोला है कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं, जो अगर फॉर एग्जांपल यहां पे 4 गर्ल्स बैठी हुई हैं, एक ब्लू लाइट ब्लू दुपट्टे में, एक रेड में, एक डार्क ब्लू और एक मस्टर्ड कलर के दुपट्टे में, किसी एक को नजला होगा, ठीक है, और उन्होंने किसी को टच भी नहीं करा, एक छींक मारी उन्होंने, उसके बाद क्या होगा? 2 दिन बाद किसी एक को नजला हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय इंफेक्शन एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये बात उन्होंने कही, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेबल का मतलब है एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी या तकलीफ। अब इसकी वजह क्या बताइए? दीज डिजीजेस आर हाईली कंटेजियस एंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू टच, एयर, फूड, वाटर और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और ये कैसे फैलते हैं? अभी आपने देखा था कोविड फैला था, कोई खांसता था तो घर में सब पागल हो जाते थे, है ना, मास्क लगा के रखो। किसी को नजला हुआ, भाई तुम घर से बाहर रहना, दूर रहना, ऐसा होता था। पर अल्लाह ना करे ये कोई बात नहीं है, ये आपके बॉडी के जो आपको लड़ने की ताकत है उसको बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ बीमारियां ऐसी रखी हैं जो आपकी अंदर की पावर्स को इंक्रीज करती है। तो ये सही है, इसका वजह भी सही है। तो इसका आंसर क्या है आपका? दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। सो इसमें जो बात कही गई है असर्शन, वो भी सही है, जो इसकी वजह बताई गई है वो भी सही है। आ गया समझ में? हो सकता है यहां पे कुछ और लिखा हुआ होता तो असर्शन और रीजनिंग हो सकता है दोनों गलत होती, या हो सकता है जो बात बताई गई वो सही होती और जो उसकी वजह बताई गई वो गलत होती। तो आपको 4 इस तरह से ऑप्शन दिए गए, पर यहां पर दोनों बातें सही हैं। दूसरा सवाल बोला है उन्होंने
Lifestyle diseases are not non-communicable and do not spread from one person to another. Lifestyle diseases कौन कौन से? यानी कि रहन सहन से जो बीमारियां फैलती हैं, वो क्या भाई, इनके घर में टीवी लगा है, एलसीडी है, बड़ा वाला है, हम भी ऐसे ही लगवाएंगे। डबल डोर का फ्रिज है, हम भी ऐसे करेंगे। ये छोटी मोटी बीमारियां नहीं है, यानी कि ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड्स लेते हैं, हम भी अपने बच्चों को लेके जाएं वहां पर, राइट? सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो क्या ये फैलती हैं एक दूसरे से? इट इज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस उन्होंने बोला है, और डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। तो हम ये भी देखते चलते हैं इसका जवाब क्या है। These diseases are caused by faulty eating. ये डिजीजेस कैसे फैलते हैं? जब बच्चे गलत खाने खाते हैं, टीवी के आगे बैठे हुए हैं, चिप्स के पैकेट, बर्गर रखे हुए हैं, कोक रखा हुआ है आगे, राइट? एंड लिविंग हैबिट्स, रहन सहन का तौर तरीका, सच एज ओबेसिटी, जिसकी वजह से ये होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज यानी कि शुगर और हाइपरटेंशन होती है। हाइपरटेंशन मींस बीपी। तो यहां पर दोनों बातें सही हैं, ठीक है? उन्होंने बोला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये एक दूसरे को टच करने से नहीं फैलता, एक दूसरे को देखने से नहीं फैलता। ये कैसे फैलता है? फॉल्टी ईटिंग की वजह से फैलता है, गलत खाने का तरीका जो होता है, गलत चीजों को खाने का तरीका, जिससे मोटापा आता है, जिससे शुगर की बीमारी आती है, जिससे हाइपरटेंशन होता है। तो यानी कि दोनों चीजें क्या हैं? सही हैं, ट्रू हैं। इज इट क्लियर? आपको अगेन उन्होंने एक चॉइस दे दी है, चॉइस में आपको ये दोनों कॉलम्स को मैच करना है। सेम टेबल, वी हैव 47 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 28, सब में आपको चॉइस दे रखी है बेटा। नेहा got very angry when her parents did not allow her to go out with her friends. नेहा को बड़ा गुस्सा आया जब उसकी अम्मी ने, उसके वालिदैन ने उसको उसकी दोस्त के घर नहीं जाने दिया, और उसने क्या करा? अपनी किताबें पटकनी शुरू करी जमीन पर, खूब चिल्लाई घर पर, और मना कर दिया किस चीज से? कि खाना भी नहीं खाना भाई मुझको। हाउ कैन नेहा कन्विंस हर पेरेंट्स? किस तरह से नेहा अपने वालिदैन को राजी करेगी अपने दोस्त के घर जाने के लिए? किस तरह से राजी करेगी? एनी आइडिया? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से नेहा को क्या मालूम करना चाहिए? हाँ जी बताइए, कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल, वेरी गुड। सबसे पहले तो वो ये वजह जानना चाहेगी कि उसके वालिदैन उसको क्यों नहीं जाने देना चाह रहे, वजह क्या है ऐसी, ठीक है? ये वजह मालूम होनी चाहिए उसकी कि क्यों नहीं जाने देना चाह रहे। दूसरी बात, और अगर वालिदैन नहीं भेजना चाहते तो उसको किताबें नहीं फेंकनी चाहिए, ठीक है? उसको खाना खाना चाहिए। दूसरे, उसको अपना लबो लहजा बहुत नरम रखना चाहिए, क्योंकि वालिदैन से बेहतरीन आपको कोई नहीं जानता, आपकी भलाई को नहीं जानता, ठीक है? अगर वो जानते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है बेटा? चलिए, तो आप ये लिख सकते हैं, इसके लिए ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो डे टू डे लाइफ चीजें जो आप समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी का एक और आपको चॉइस में दे दिया उन्होंने, सुधा इज अ वेरी कॉन्शियस ऑफ हर डार्क कॉम्प्लेक्शन, यानी कि सुधा जो है एक लड़की, उसको अपने काले रंग पर या सांवली सूरत पे बड़ा तकलीफ होती है, परेशान होती है कि भाई मेरा तो बड़ा सांवला रंग है। शी अवॉइड्स इंटरेक्टिंग विद पीपल अराउंड हर, और वो कोशिश करती है वो लोगों से ना मिले, घबराती है कि लोग उस पर कहेंगे ये तो काली है, इनका तो रंग ऐसा है, क्योंकि आज लोग कमेंट करते हैं। बट गिव हर 4 suggestions to Sudha which can build her a positive self esteem. जरूरी नहीं है इंसान का रंग उसकी शख्सियत को डिफाइन करे, ठीक है? कभी कभी काले लोग इतने पुरकशिश होते हैं और उनकी शख्सियत में इतना इल्म छुपा हुआ होता है, इतनी दानाई छुपी हुई होती है उनके अंदर, कि वो सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं। मकनतीसी शख्सियत होती है उनकी, है ना? अगर मैं इस टाइम अबाए में खड़ी भी हूं और मैं आपके मदरसे आती, मैं कहती मुझे दाखिला लेना है आपके मदरसे में, ठीक है? आप कहते हैं अच्छा भाई कोई नई आने वाली आई है, नया एडमिशन है, चले देखेंगे हो जाएगा एडमिशन तो। एंड लेटर व्हेन आई कम टू सिट इन योर क्लास, में बैठती आपके साथ पढ़ती, आप कहती है ये तो बस ऐसी ही है, इनको तो कुछ नहीं आता। एंड लेटर बाद में आपको पता चलता है ये आपको पढ़ाने के लिए आई है, तो एक हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, पूरा होता है हमारा माइंडसेट चेंज। अरे क्या ये पढ़ा भी सकती हैं? देखिए, सिर्फ रंग रूप जो है वो कोई मायने नहीं रखता,
आप में समझदारी होनी चाहिए, आप में बल, यानी कि आपको हर चीज को फेस करने की सिचुएशन अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको। ठीक है बेटा, आपका ये आपका 9th क्वेश्चन है। वी हैव हाउ मेनी क्वेश्चंस? 47। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहां पर उन्होंने बोला है, एक आधी लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी यहां से मैं। उन्होंने बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अप्रोप्रिएट रीजंस, और उसमें से सिर्फ आपको कितने करने हैं? 4। 5 दे रखे हैं, 4 करने। तड़ंग में आके पांचों के पांचों मत कीजिएगा। 4 करने मतलब 4, 4 का मतलब 2, 2 मतलब आधे आधे मार्क्स का 1। ठीक है, ये हो गए आपके 4। उन्होंने बोला है, मैं ये उठा रही हूं, कीपिंग कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन विद पेरेंट्स इज इंपॉर्टेंट, यानी कि वालिदैन के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए भाई? क्योंकि माँ बाप अगर हम कुछ गलत काम कर रहे होंगे, कुछ गलत फैसले ले रहे होंगे, तो हमें समझा देते, अच्छा फैसला करने में हमारी मदद करें, हम ठीक कर सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि बेटा उस्ताद और वालिदैन से बेहतरीन कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, अपनी हर बात सुबह से शाम तक की डिटेल आपको आपके वालिदैन की नॉलेज में होनी चाहिए। वालिदैन से, माँ से बढ़कर दोस्त कोई नहीं। लड़कों का बाप से बढ़कर दोस्त नहीं है, और बेटियों का माँ से बढ़कर कोई दोस्त नहीं है। आप अपने उस्तादों से भी शेयर कर सकते हैं अपनी बातें, राइट? तो ये आप लिख सकते हैं, ये जनरल चीजें हैं, ज्यादा नहीं जाऊंगी मैं इसके अंदर बेटा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर है 30। आपकी जो बहन है, ठीक है, योर सिस्टर वॉज वर्किंग एज अ फैशन डिजाइनर बट हैड टू स्टॉप वर्किंग। छोड़ दिया उन्होंने काम। क्यों छोड़ दिया? फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच कैन एनहेंस हर स्किल्स। छोड़ दिया उन्होंने काम करना, तो उसको अपने आप को दोबारा उभारने के लिए ऐसे कोई 4 पॉइंट्स बताइए जिसके जरिए वो अपनी इस सलाहियत को इस्तेमाल कर सकें। वो कैसे कर सकती हैं? हो सकता है आपकी बहन बहुत अच्छी है, पर अपने आप उनको डिजाइन बहुत अच्छा आता है, सब कुछ। क्या कर सकती हैं वो? अपना घर में बुटीक खोल सकती हैं अपना बुटीक। एक कुछ औरतों को लगा के अपना यूनिट पे काम करवा सकती हैं उनको। उसके अलावा वो क्या कर सकती हैं? एम्ब्रॉयडरी सिखा सकती हैं, तो उनके पास अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। होगा स्टार्ट? यस और नो? स्क्रीन प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, ये सारे काम कर सकती हैं ना वो। तो इस तरह से वो अपना बिजनेस। जी बेटा, मैम दोबारा कोशिश करना, हमारा नेटवर्क इशू हो गया। देखिए आपकी बहन फैशन डिजाइनर हैं, पर उन्होंने काम छोड़ दिया। जब फैशन डिजाइनिंग करी तो बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अब आप उनको मशवरा दें कि वो इस काम में वापस कैसे आए, किस तरह से स्टार्ट करें। उसके लिए वो क्या कर सकती हैं? कुछ आप क्लासेस स्टार्ट कर सकती हैं अपने घर में। एम्ब्रॉयडरी की क्लासेस कर सकती हैं, टाई एंड डाई का कोर्स स्टार्ट करवा सकती हैं, है ना? ये सारी चीजें आपने पढ़ी है ना, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स, तो इसी तरह आप एक्सपेंड कर सकती हैं। उसके अलावा एक सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन का क्या मकसद था? ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन टाउन्स एंड विलेजेस, यानी कि तरल और सूखा कूड़ा कबाड़ा किस तरीके से काम में लाएं और अपने भारत को स्वच्छ बनाएं, साफ सुथरा बनाएं। गिव 2 ऑप्शंस ऑफ सेफ डिस्पोजेबल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है इंसानों का, उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, राइट? तो इसके लिए भी आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, ठीक है, पानी का अलग कर दे निजाम, और जो सॉलिड वेस्ट है उसको किस तरह से यूज करें। वो लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं उसको, किसान खेतों में यूज करते हैं उसको, डिकम्पोज करके उसकी बायोगैस भी बनती है, और सारे काम भी करते हैं, राइट? सुलभ शौचालय, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ये सब चीजें आप देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहां पर इतने सारे सवाल लिखे हुए हैं। वी विल टेक, दे आर ऑल ऑफ 2 मार्क्स। देखिए आपके 33, 34, 35 में कोई चॉइस नहीं है। 36 में आपको चॉइस दी गई है, 37 में चॉइस है, 38 में चॉइस है आपकी, राइट? यहां पर उन्होंने बोला है हाउ फर्मेंटेशन इज डन। फर्मेंटेशन किस तरह से होती है? छोले भटूरे बनाते हैं,
भटूरों को फर्मेंटेशन करा जाता है, क्या चीज डाल के फर्मेंट करा जाता है? व्हाट आर द टू एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमिंग फर्मेंटेड फूड? अगर फर्मेंटेड फूड खाएंगे तो उससे क्या होता है? एनी आइडिया? हाँ जी, फर्मेंटेड, जब खमीर उठाते हैं उसमें किसी खाने में, खमीरी रोटी हम कहते हैं ना, एक दिन खा लेंगे 2 दिन नहीं खाते, मैदे से बनाकर ईस्ट, जिसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है, खमीर का। राइट, तो वो फायदेमंद है नुकसानदेह? नुकसानदेह है, मैदे का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हम वो कहते हैं हजम तो हो जाती है पर इट टेक्स टाइम, स्पॉन्जी होती है, सॉफ्ट होती है वो। उसके अलावा उसमें जो प्रोटीन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ताकि उसको हजम करने में आसानी रहे। राइट, ये सारी बातें इसके लिए हैं। उसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में उनका सवाल है, इन्फॉर्म योर नेबर्स अबाउट द लेटेस्ट गार्बेज डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी। आज के दौर में कूड़ा बहुत सारा है और कूड़े को अलग अलग तरह से हम डिस्पोज करते हैं, दबा देते हैं जमीन पे या कहीं और इस्तेमाल करते हैं या जला दिया जाता है। पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है गार्बेज को डिस्पोज करने की, आपको वो अपने पड़ोसी को बतानी है। मेंशनिंग 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज। एक तो उसकी खासियत बतानी है और एक उसकी आपको बतानी है कमी। और वो क्या चीज है, किसके जरिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कूड़ा करकट खत्म करने के लिए कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल कर कर हम बहुत सारा कूड़ा कम कर सकते हैं? देखिए, बड़े बड़े ढेरों को हम छोटे से राख के ढेर में तब्दील कर सकते हैं, कूड़े के ढेरों को। उसके लिए जो काम है वो है इंसिनरेशन। ठीक है बेटा। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी मशीन है जिसका इस्तेमाल करा जाता है और उसके अंदर उसको क्या करते हैं, उसको वो बर्न करते हैं। ठीक है, और वो किस में तब्दील हो जाती है? राख में तब्दील हो जाती है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है बेटा, इसकी कमी क्या है? हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मतलब समझते हैं? एक्सपेंसिव यानी कि कीमती। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है। चलिए मैं मूव कर रही हूं, आपके ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। उन्होंने बोला है, मैं आ गई 3 मार्क्स के सवाल पर। इसमें बोला है राइट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ अ हाउस दैट हेल्प इन मेंटेनिंग हाइजीन। घर के कोई 3 ऐसे वो बताइए जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, घर की हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। घर की हाइजीन कैसे मेंटेन करी जाती है? जब हम घर बनाते हैं किस चीज का ख्याल रखना चाहिए हमको? देखिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, वहां पर वेंटिलेशन हो। उसके अलावा प्रॉपर सैनिटेशन का इंतजाम हो। सैनिटेशन यानी कि गुसल खाने और आपके जो वॉशरूम्स हैं और आपका जो किचन है उसका पानी का जो निकासी का निजाम है ये बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, खिड़कियां होनी चाहिए, हवादार घर हो जिसमें सूरज की रोशनी अंदर दाखिल हो सके। उसके अलावा प्रॉपर लाइटनिंग हो, अंधेरे घर नहीं हो। ठीक है, इसके जरिए आप क्या मेंटेन कर सकते हैं? आप किसी भी घर की हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। राइट। उसके बाद उन्होंने एक सवाल और करा है, डीप फ्राई एंड शैलो फ्राई, दोनों के फर्क क्या है वो आप देख लीजिएगा, उसका एक एक मेथड बता दीजिएगा। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए। अच्छा जी, उन्होंने एक सवाल करा है 46 में, ये 5 नंबर का सवाल है। देखो सिर्फ 2 सवाल है, ये आखिरी के 2 सवाल है। उन्होंने बोला है आप मुआवजा करिए, एक माँ जो अपना दूध पिलाती है बच्चे को और एक जो फीडर का दूध पिलाया जाता है, इसको आप मुआवजा करेंगे और इसमें आप 5 बातें बताएंगे। वो 5 बातें क्या होंगी वो आप बताइए, क्या हो सकती हैं? देखिए, माँ जो है, जो माँ अपना फीड कराती हैं, जो माएं अपना दूध फीड कराती हैं,
उनके लिए अल्लाह ताला उतना दूध उनके जिस्म में उतारता है, ठीक है। पर जो बॉटल है उसकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसको आपका एक बच्चे ने पी लिया, उसको दोबारा भूख लगी, उसने दोबारा मांगा, तो आपको वो प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू द किचन, किचन में जाना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, फीड करना पड़ेगा, नॉर्मल करके बच्चे को देना पड़ेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, जो माँ का दूध होता है वो हाइजीन होता है, यानी कि सेफ होता है, उसमें कोई जर्म्स नहीं होते, ठीक है। पर जो बॉटल का दूध होता है उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अगर उसको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमें उसको बॉटल को स्टेरलाइज करना पड़ेगा, उसको बॉईल करना पड़ेगा, ताकि उसके नुकसान से, उसको हम दूध तो पिला रहे हैं पर हम ये समझेंगे कि धुली हुई बॉटल, उसके रबड़ में दूध जम गया, उसमें से स्मेल आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको धोएंगे, उसको स्टेरलाइज करना जरूरी है, जो माँ के लिए जरूरी नहीं है, अल्लाह ताला की कुदरत है ये। फिर है जो माँ का दूध होता है उसका टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है, ना उसको ठंडा करना पड़ता ना उसको गर्म करना पड़ता वह। और किसके हिसाब से, जो बॉटल में हम दूध का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल दूध का, उसमें क्या रहता है, उसमें हमको उस दूध को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बच्चे को देना होता है, या तो बहुत ठंडा फ्रिज में से निकाल के नहीं दे सकते या बहुत गर्म नहीं दे सकते, राइट। उसके अलावा जो माँ का दूध होता है वो क्या होता है, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होती हैं। और जो हम बॉटल में फीडिंग कराते हैं बच्चे को, उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती मौजूद। और सबसे बड़ी बात, जब एक बच्चा अपने माँ से अटैच होता है, ठीक है, ये एक बहुत ही अटैचिंग फीलिंग है ब्रेस्ट फीडिंग जो है। उसके अलावा जो माँ है, यहाँ पर बॉटल से जो बच्चे पीते हैं वो दे डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ बॉन्ड, उनमें वो सारी बॉन्डिंग नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका, यहां पर उन्होंने पूछा लिस्ट एनी 5 वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी। आपके घर में, खानदान में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कहीं पर एक छोटा बेबी बॉर्न हुआ हो तो आपको पता होगा उसका 3-4 महीने तक उसके टीकाकरण होता है। उस टीकाकरण के लिए बच्चा अपने उस हॉस्पिटल में जाता है जहां पर वो पैदा हुआ होता है, और उसके कार्ड पर वैक्सीन होती हैं। तो यहां पर आपको उन 5 वैक्सीन का नाम लिखना है और किस किस बीमारी से वो बचते हैं। यह है 5 नंबर का सवाल, और उन्होंने 5 ही पूछी है, यानी कि 1 2 3 4 5 5 बीमारियां और 5 टीके कौन कौन से हैं उसके लिए ये आपको देखना पड़ेगा। आपके पास अपना वैक्सीनेशन कार्ड हो तो उसका भी इस्तेमाल करके आप उसको देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, लास्ट सवाल हमारा जो उन्होंने करा है वो सवाल है, क्या सवाल है, योर ब्रदर इज हेडिंग टू अ हॉस्टल, आपका भाई हॉस्टल जा रहे हैं, प्रोवाइड हिम विद एडवाइस ऑन वॉशिंग बोथ विंटर एंड समर क्लोथ, गर्मी के और सर्दी के कपड़े कैसे धोने ये आप उनको समझा दीजिएगा, विद अ लिस्ट ऑफ 5 प्रिकॉशंस। ये आप कर चुके हैं उस चैप्टर में, मुझे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें चॉइस है, चॉइस आपके ऊपर वाले में भी है, ठीक है। ये 5 नंबर के सवाल हैं, फिर बोलूंगी कि सवाल कोई नहीं छोड़िएगा, पेपर बहुत इजी आएगा, डे टू डे लाइफ में से आप खुद जवाब दे सकते हैं उसका। यू नीड टू वॉश बोथ सिंथेटिक एंड कलर्ड कॉटन क्लोथ्स, लिस्ट 5 वॉशिंग मेथड्स फॉर ईच। ये आप भी कर चुके हैं जब आपने फैब्रिक्स का चैप्टर करा था, तो उम्मीद है इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसान सब्जेक्ट है, कोई सवाल मत छोड़िएगा, पर इतना भी नहीं कि आप पूरे सवाल पर आप अटक जाएं, ठीक है। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम।